यस प्लीज। चलिए हम लोग सेकंड सेशन भी शुरू कर देते हैं मीटिंग का हमारे। इतना आसान हो जाएगा यार, प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये हमारा एटीट्यूड ऐसा क्यों है इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसा तुम में से बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बार लगातार यूपीएससी का प्रीलिम्स मैंने खुद निकाला, 2015 से 2019। वन ऑफ द टफेस्ट जो एग्जाम होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स, तुम लोगों को पता है। हर साल 6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, उनमें से 10,000 ही बच्चों को मेंस के लिए बनाया जाता है। उसमें हमेशा अपन रहे हैं और कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं। और 1-2 साल से मैं जब टीच भी कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे एस्पिरेंट जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से प्रीलिम्स नहीं निकाल रहे थे, वो भी प्रीलिम्स निकाल रहे और सीधा आईएएस भी बन रहे यार। जैसा एग्जाम्पल मैं फैजान अहमद का दिया, ठीक है। और फैजान अहमद के साथ साथ दूसरे एस्पिरेंट के बारे में बताया। अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया जिसमें इंटरव्यू कॉल आए एस्पिरेंट को, बरीरा फरीद हैदराबाद से लड़की, फिर महविश तक हैदराबाद से लड़की। तो लड़कियां भी जो बहुत ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उनको एजुकेशन में, वो लड़कियां भी अब आगे बढ़ गई हैं। तो पर्सनली बता रहा हूँ कि आपको जहां पर भी बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट फैसिलिटी मिलेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मेरे अलावा भी जो भी मेरी टीम है, टीचिंग स्टाफ, वो ऐसी होती है हमारे पास जो ऑलरेडी यूपीएससी के 3-4 प्रीलिम्स निकाले, यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, या फिर सेलेक्टेड है ऑलरेडी, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे। कोई आईएएस है, कोई आईआरएस है, कोई डिप्यूटी कलेक्टर है, वो लोगों को भी आपके लिए यहाँ पर बुलाएंगे गाइडेंस के लिए, क्लासेस कवर कराने के लिए। ऐसे बहुत सारा प्लान है अपना आगे का। इसलिए हम प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। प्रीलिम्स हो जाएगा हमारे पास। मेंस मेन फोकस है कि भाई मेंस में अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मार्क्स लाओ और सीधा डिप्यूटी कलेक्टर। डे वन से यही बात है हमारे जमाने में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं सेशन को, जहां पर हम टॉपर्स के आंसर कॉपीज देख रहे थे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। टॉपर्स आंसर कॉपी देख रहे थे, जिसमें तुम्हें बता रहा था कि भाई क्वेश्चन का इंट्रो होता है। तो जैसे ये सिटीजन चार्टर वाला सवाल था, तो उसने लिखा सिटीजन चार्टर रिफर्स टू सेट ऑफ कमिटमेंट्स बाय सर्विस प्रोवाइडर्स which includes quality of service, time and grievance redress mechanism। शॉर्ट में उसने लिख दिया। फिर प्रॉब्लम्स क्या थे, 7 प्रॉब्लम्स बता दिया। मेजर्स क्या चाहिए उसको दूर करने को, 7-8 मेजर्स बता दिया। फिर कंक्लूजन, ये आंसर हो गया। तो गवर्नेंस का भी देख लिए तुम। अब जियोग्राफी में जो हमें टॉपिक है रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के ऊपर यहाँ पर सवाल है वाटर के ऊपर। इंडियाज वाटर रिसोर्सेस हैव डिप्लेशन ड्यू टू इकोनॉमिक, जियोग्राफिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। एक्सप्लेन एंड डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन। तो वो क्या बोल रहा है कि इंडिया के जो वाटर रिसोर्सेस है वो डिप्लेट हुए हैं ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इकोनॉमिक, जियोग्राफिक एंड पॉलिटिकल। आज उसके इम्प्लीकेशंस बताओ बोल रहा। तो अब उसका आंसर का स्ट्रक्चर देखो, ये इंट्रो है। इंट्रो में वो बता रहा कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 17-18% है, बट वी हैव रिसोर्सेज अराउंड 4% ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास वाटर रिसोर्स कितना है, 4%। डेटा बता रहा हूं। फिर उन्हें क्या बता रहा, जो डिप्लेशन का मेजर रिपोर्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसको कोट कर रहा हूं। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वो क्या बता रहा है, 21 इंडियन सिटीज विल फेस वाटर क्राइसिस बाय 2022। 21 शहर हमारे पास वाटर क्राइसिस देखेंगे। तो ये पहले उसने मुद्दा बता दिया। फिर उसके बाद रीजंस बता रहा, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो सवाल पूछा था जिसकी वजह से डिप्लेट हो रहा। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बहुत ही, जो उसका इरिगेशन है ना, वो बहुत ही खराब है। उसको हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो पानी है बहुत ज्यादा जाया हो जाता है, मिसयूज होता है, वो एक चीज है, उसके बारे में बताते हैं।
जियोग्राफिकल फैक्टर्स बता रहे, पॉलिटिकल फैक्टर बता रहे, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हुए। फिर इम्प्लीकेशंस पूछा उन्हें, तो इम्प्लीकेशंस लिख दिया उसने 7-8। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 5 पॉइंट इम्प्लीकेशंस के लिख दिया उसने। फिर फाइनली वे फॉरवर्ड वाला जैसा एक कंक्लूजन क्या लिख रहा हूं, दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल जीवन अभियान, which focuses on community participation, are good step to prevent water crisis from getting out of control, बोल दिया उसने। तो एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दिया कि भाई वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, लेकिन हमने ये सारे स्टेप भी लिए हैं, होप वी विल कंट्रोल दिस क्राइसिस। तो ये आंसर में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी दे दिए वहां पर। हाँ भाई, चैलेंजेस अपनी जगह है, क्राइसिस अपनी जगह है, बट वी आर टेकिंग स्टेप्स, वी विल कंट्रोल दिस इशू। तो देखो कितना खूबसूरत आंसर का स्ट्रक्चर है। इंट्रो है, जितने डायमेंशन उसने पूछा वो साइड हेडिंग्स है, इम्प्लीकेशंस है, कंक्लूजन है। समझ में आ रहा स्ट्रक्चर ऊपर से जा रहा? आ रहा सर। हाँ, तो आंसर राइटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएगा आंसर राइटिंग तुम लोगों का। अभी और देखिए टॉपर्स टॉपिक में, हाँ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी सिलेबस में था तुम्हारे को। सवाल पूछा, डिस्कस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इन मेजर मेट्रोपॉलिटन रीजन्स बोलकर सवाल पूछा उसने। तो फैक्टर्स क्या है, तो उसने पहले क्या करा, इंट्रो में हाईटेक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं वो बता दिया। इट रिफर्स टू हाई टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंडस्ट्रीज सच एज आईटी, आईटीईएस, फिनटेक, एआई टेक्नोलॉजी, सो ऑन, बता दिया। फिर वो मेनली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, वो भी बता दिया। फिर फैक्टर्स बता रहा हूं, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, लिखते लिखते कंक्लूजन की तरफ आ गया। सो ऑन, कंक्लूजन में बोल रहा, इंडिया इन रिसेंट ईयर्स सीन ए बूम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, टू मेक यूज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड वी रिक्वायर ग्रोथ इन दिस सेक्टर। तो हमने आईटी सेक्टर में बूम देखी है और हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये क्या कॉन्सेप्ट है बाद में बताता हूँ। तो ऑप्टिमिस्टिक अगेन, हमें और ये सब हाईटेक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, सब करना चाहिए। तुम लोग देखते हो हमारे पास भी जो स्टेट मिनिस्टर है आईटी इंडस्ट्रीज का, अच्छा कौन है अपना स्टेट मिनिस्टर आईटी इंडस्ट्री का? केटीआर। हाँ, गुड 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 गुड। उनके बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स होते हैं, तुम लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे। तो ये फेवरेट टॉपिक है। तो ये सब समझ में आ रहा तुम्हारे को? अरे यार कुछ भी बड़ा मसला नहीं है। ये भी सवाल देख लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये भी तुम्हारे को सिलेबस में है। उसके लिए फैक्टर्स क्या है पूछ रहा और चैलेंजेस क्या है पूछ रहा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है उसने लिख दिया, क्या इश्यूज है, फिर फैक्टर्स क्या चाहिए उसको, लोकेशन को 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिया। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या है वो लिख दिया उसने। कीवर्ड्स को कैसा साइड हेडिंग बनाते बनाते लिखा, फिर कंक्लूजन लिख दिया। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस को दूर करने के लिए भी क्या क्या करना चाहिए, जो सब है लिख दिया उसने। तो अब तुम जब टॉपर्स आंसर कॉपी देख रहे, समझ में आ रहा कि यार कुछ नहीं है, पढ़े तो आंसर लिखना कोई भारी चीज नहीं। हम सिर्फ इसलिए डर रहे कि हमारे को बिल्कुल ये सब चीजें हमने नहीं देखी, इसलिए तुम लोग डर रहे। तेलंगाना के ग्रुप 1 एस्पिरेंट इसीलिए तो डर रहे कि आज तक वो ग्रुप 1 सर्विसेज पहले तो देखे ही नहीं, हम खुद नहीं देखे। इन जनरल पता नहीं है किसको भी कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसा आंसर लिखना है। लेकिन हम जैसा जैसा एनालाइज करेंगे चीजों को, सब कुछ समझ में आता है कि भाई मैक्सिमम वो एक 15 क्वेश्चन पूछेंगे हमें, ईच कैरीज 10 मार्क्स, 150 मार्क्स हो जाते हैं। 200 वर्ड 2 पेजेस के आंसर लिखना पड़ेगा, वो भी समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आंसर कैसे होंगे, वो सब कुछ समझ में आ गया तुम्हारे। तो आज की क्लास का हमारा बेसिक एजेंडा यही था कि आपको मोटिवेट करें कि ग्रुप 1 सर्विसेज को आप प्रेफरेंस दो। जो जितना बड़ा गोल रखता है, नीचे की चीजें तो वैसे ही आसानी से क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे दोस्तों के बारे में मैं इससे पहले ही बताया था
हम जो 3-4 दोस्त थे, यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू दिए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन शम्स तबरेज 36 रैंक एसडीएम यूपी में, ठीक है। अली भाई 17 रैंक एसडीएम, निकिता 41 रैंक एसडीएम। आज तीनों एसडीएम बन के सीधा एसडीएम। इसके बाद सलाम, वो लगातार 4 या 5 मेंस दिया था यूपीएससी के, डिप्यूटी एसपी वहां पर। और दूसरे दोस्त हमारे, ऐसे में बताते बैठा तो पूरे बच्चे हमारे ही दोस्त ना समझ लो, आधा सिलेक्शन तो वही लोग लेके चले गए। तो ये एक्चुअली यूपीएससी मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन जो बोलते हैं उसका फायदा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई यूपीएससी मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, तुम इसको प्रिपेयर कर लो बाकी सब आसान हो जाता है ना। तो उसमें तुम आंसर राइटिंग करके होते हैं, उसमें तुम डेप्थ में पढ़ के होते हो, उसका एनालिसिस, उसका लेवल हाई होता है। बाकी ये तो तुम ऐसा ही कर लोगे इंसान। तो अब तुम्हारे को ये आंसर राइटिंग सेशन से इतना समझ में आ गया होगा कि भाई सिलेबस है यूपी टीएसपीएससी का, उसका जो मेंस का सिलेबस है उसमें जीएस 1 2 3 4। फिर से मैं सिलेबस के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखो। हाँ, सिलेबस है। जैसा जैसा हम सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, जैसा जैसा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, सो ऑन पढ़ेंगे, हमें आंसर राइटिंग कर लेना आसान है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। ये आज हम चीज सीख लिए। टॉपर्स कॉपी वगैरह भी सब बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिया, सब हो गया। हाँ, इसके बाद मैं और एक फ्री सेशन भी तुम लोगों के लिए कवर रखने वाला हूँ इंशाल्लाह, 1-2 दिन या 4-5 दिन में जब भी हुआ। उसमें हम एसए के बारे में बात करेंगे, एसए प्रिपरेशन फॉर टीएसपीएससी मेंस। तो हमें पता है 3 एसए लिखना होता है ये 6 टॉपिक्स में से। तो उसके ऊपर भी हम एक सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे एक दोस्त है जो यूपीएससी के एसए में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक फ्री सेशन ले बोलकर। तो वो भी हम बात रखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास अगर से तुम्हारा होगी तो एसए के बारे में होगी, मेंस का जो एसए है उसके बारे में। हाँ, इसके साइड बाय साइड जैसा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अभी तक तेलंगाना में भी कोचिंग तो शुरू नहीं हुई है टीएसपीएससी ग्रुप 1 के लिए। लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक में कोचिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, हमारे पास भी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है अगर से मैं कोचिंग शुरू कराना चाह रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहली चीज, जैसा तुम लोगों को पता है, मेरा मेजर फोकस ग्रुप 1 सर्विसेज को लेकर है। तो मेरे पास जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मैं मेजॉरिटी ऐसे कैंडिडेट्स को देखना चाह रहा जो ग्रुप 1 सर्विसेज के लिए आए। पहली चीज, ग्रुप 2 इंटीग्रेटेड वो क्लियर हो जाएगा आपका, उसके जो 600 सीट है वो ऑलरेडी आपके हाथ में है, समझ लेना, वो उतना मुश्किल नहीं है। क्यों? सिमिलर सिलेबस होता है, आप इसमें डेप्थ में पढ़ लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है या डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 पे ज्यादा कोशिश करो, पहली चीज। रहा तुम्हारा ग्रुप 1 का प्रीलिम्स का सिलेबस, वो क्लब हो जाता मेंस के सिलेबस के साथ, वो भी आसानी से कवर हो जाता। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अगर से कोचिंग शुरू करने का है तो मेनली हम ग्रुप 1 के लिए देख रहे हैं। हमारी कोचिंग ऑनलाइन ही रहेगी इंशाल्लाह, ऑनलाइन कोचिंग रहेगी। ऑनलाइन कोचिंग में लाइव क्लासेस के साथ साथ पर्सनल रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी क्लास में, आपके पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी फॉर शॉर्ट टाइम, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रखेंगे हम। आप देख सकते हैं कभी लाइव क्लास मिस होगी तो। उसके साथ साथ हमारे पास जो भी टीचर फैकल्टीज आएंगे इंशाल्लाह, मैं उसका क्राइटेरिया जैसा ही तुमको बताया, 3-4 मेंस डीएसओ एक क्राइटेरिया रहेगा कि जो भी टीचर आएगा हमारे पास वो यूपीएससी के मेंस लिखा हुआ होगा, इनफ एक्सपीरियंस, इंटरव्यू दिया हुआ होगा, कोई सिलेक्टेड होगा। इसी तरीके के एस्पिरेंट आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, इसी तरीके के फैकल्टी आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। हर चीज में आपको इतना बता देंगे कि भाई आप पढ़ के गए तो ऐसा लिखना है, और जो सवाल आपको किताब के बाहर से आ रहा उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। फीस वगैरह अभी हम कंक्लूजन पे नहीं आए कि फीस कितनी रखना है क्या नहीं, सारी चीजें अभी टेबल पे है, अभी एनालाइज कर रहे हैं हम लोग।
तो आज के सेशन में इतना बता दे रहे कि हम आगे चल के हमारा विद इन 1 वीक में इंशाल्लाह पूरा प्लान रेडी हो जाएगा कि कोचिंग शुरू करना है तो ऑनलाइन करना है, फीस कितनी रखना है, कितने महीने में कवर कर देना है आपका सिलेबस। क्योंकि तुम लोग देख रहे, हमें जितना ग्रिप है वही तुम्हारे को चाहिए असल में, और जो जितना तुम्हारे को हाथ पकड़ कर एग्जाम की तैयारी करा दिया उतना आसान हो जाएगा तुम्हारे को निकालना। अदर कोचिंग सेंटर्स पर भी आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप फिजिकल क्लासेस के लिए या हैदराबाद जाना चाह रहे तो आपकी मर्जी। लेकिन वहां पर और यहाँ पर जो फर्क होता है वो इसी तरीके से होता है कि हम एग्जैक्टली तुम्हारे को क्वेश्चन कैसा आएगा, आंसर कैसा लिखना है, क्या करना है, वो सब बता देंगे। और दूसरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ आपको सिलेबस कवर करा के भजा देते हैं, वो फर्क होता है। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा ऑनलाइन, तो तुम लोगों को थोड़े से ऑनलाइन क्लासेस के फायदे नहीं मालूम, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, ऑनलाइन में सबसे पहले तुम्हारा टाइम एंड एनर्जी सेविंग है। आपको घर बैठे दिल्ली के, मुंबई के, हैदराबाद के अच्छे से अच्छे फैकल्टी आपके घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं, आपका टाइम एनर्जी बच जा रहा, मनी बच जा रहा है। उसके साथ साथ आपको जब पीडीएफ से पढ़ाते हैं ना, तो एग्जैक्टली प्रीलिम्स में कौन से लाइन से, कौन से वर्ड से, कौन से पैराग्राफ से सवाल आता है वो भी बता देते हैं। मेंस में कितना लिखना है, कैसा लिखना है, क्या कीवर्ड से लिखना है, वो भी बता देते हैं। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, आपके अकाउंट में आ जाएगी, तो वो भी आसान हो जाएगा। आप 1 से 2 बार देखिए, रिवीजन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। फिजिकल क्लास एक बार होती है, डाउट पूछने को डाउट में रह जाता बच्चा, वो भी मसला है। फिजिकल क्लास 1-2 दिन मिस हो गए तो मिस हो गए, कोई रिपीट नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी से आप फायदा उठाओ। हम अभी देश भर में अल्हम्दुलिल्लाह, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, हर जगह के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। तो इसके फायदे उठाना चाहिए टेक्नोलॉजी के। और बार बार बता रहे तुम्हारे को, बहुत आसान है ग्रुप 1, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करे तो बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा बता रहे कि भाई अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप 1 का। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 3 महीने का गैप, अगस्त में प्रीलिम्स होगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेंस होगा। तो अच्छा खासा टाइम है, पहले 3-4 महीने का टाइम है, फिर 3-4 महीने का टाइम है। तो इसमें अच्छे से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी और एस्पिरेंट भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा आपको एसए पे होगा इंशाल्लाह, मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जब तक आप, आपके कोई फ्रेंड सर्किल में भी है तो उनको भी बताइए। और इसके रिकॉर्डिंग वगैरह हम टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे आज के सेशन के भी। आप कोई एस्पिरेंट क्वेश्चंस पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं। सर जी, ये सिलेबस मतलब कितने महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है सर अप्रोक्सीमेटली? और आप हर अभी चीज की नोट्स देते क्या सर हमको, हर टॉपिक पे? देखो देखो, एक काम ये होता है कि पहली चीज, अब 5 जीएस के मेंस के पेपर है, ठीक है, एक एसए का पेपर है। तो ये 5 जीएस के एसए में जो थोड़ा सा सिलेबस स्पेसिफिक मेंस का है, फॉर एग्जांपल तेलंगाना वाला पेपर, वो पूरा का पूरा मेनली मेंस का ही है, समझ लो। उसको हम अगर से पहले के 3-4 महीने में भी नहीं कवर करे, प्रीलिम्स के फौरन बाद कवर कर लिए तो भी चले जाएगा। तो एक ओपिनियन ये हो सकता है कि तेलंगाना का जो स्पेसिफिक पेपर है मेंस का, उसको हम आफ्टर प्रीलिम्स कवर करें, एक काम। और जो बाकी के 3-4 पेपर्स है और ऐसे है, उसको हम पीटी के साथ साथ भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ही चीज है। यहाँ पर भी पीटी में भी तुमको इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सब पढ़ना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए। पीटी में तेलंगाना की तरफ से जो 1-2 पॉइंट है सिलेबस में, वो ये है मेजर पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट, उससे पूछा जाता है। और कल्चर के 1-2 सवाल आते हैं, वो हम बता दे सकते हैं। तो पीटी को अगर से हमारे को नोटिफिकेशन के बाद 4 महीने का टाइम देता है, तो हमारा प्लान पहले ये है कि जीएस मेंस के जो पेपर है और जो प्रीलिम्स का जीएस है, उसको अच्छे से पहले कवर करा दे। और पीटी होते ही 15-20 दिन के अंदर तेलंगाना का जो एक पेपर बच गया था वो भी कवर करा दे। ऐसा एक, ये एक ऑप्टिमिस्टिक प्लान होता है, आपकी टाइम एनर्जी बच जाती है। तो ऐसा प्लान करो तुम भी। सर
प्रैक्टिस जी। टेस्ट कराते हैं सर कुछ भी मेंस के लिए या पीटी के लिए? प्रैक्टिस टेस्ट देखो जैसा होता है, अब एक फैकल्टी आया है, वो आज एक टॉपिक पढ़ाया, लेट्स सपोज 1857 रिवॉल्ट, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस को दे देगा। फर्दर तुम में से कोई एस्पिरेंट है कि भाई लेट्स सपोज सर हम आंसर राइटिंग भी करना चाह रहे हैं, आप ही के जो मेंटर्स है, आप ही के जो फैकल्टी है उन्हीं के पास करना चाह रहे हो, तो मैं वैसे भी अरेंज कर दूंगा। छोटी मोटी फीस ले लेंगे उसकी एक्स्ट्रा। आप डेली 2 आंसर लिखिए, बहुत हो जाता, डेली 2 आंसर ही लिखना बहुत हो जाता। ठीक है सर जी। सर उर्दू लैंग्वेज का तो कोई सपोज अगर कोई जो उर्दू उर्दू लैंग्वेज से एग्जाम अपेयर करना चाह रहा और है ना, जिसको तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती, तो इंटरव्यू में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? अगर तेलुगु लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है तो तेलुगु लैंग्वेज आना इंटरव्यू कंपलसरी है? इंटरव्यू में कुछ भी नहीं रहता। तुम इंग्लिश में दो, हिंदी इंग्लिश में दो, उर्दू में दो, तेलुगु में दो, तेलुगु इंग्लिश में दो, कुछ भी मसला नहीं है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का कोई मसला नहीं होता, किसी भी लैंग्वेज में दो। हाँ, अगर से कोई मेंस उर्दू लैंग्वेज में लिखना चाह रहा, जैसे मेरे पास थोड़े स्टूडेंट है, हमारे पास यूपीएससी के लिए उर्दू में लिख रहे, जहीर है, हाफिज साजिद है, या दूसरे एस्पिरेंट, दे नीड टू वेट टिल नोटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल यूपी पीएससी में क्या होता है, उर्दू लैंग्वेज में भी आप मेंस लिख सकते हो। अभी तेलंगाना में मेंस उर्दू लैंग्वेज में लिख सकते हैं या नहीं, अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। जी सर, जी सर। ओके। और कुछ कोई पूछना चाह रहे हैं मेंस के सिलेबस से, आंसर राइटिंग से? सब कुछ समझ में आया आज की क्लास में? सिलेबस, मेंस, यस आंसर सर। राइटिंग? ओके, गुड। Yes, sir. ओके। सर आप जब और सिलेबस में पोर्शन कवर करेंगे सर, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली जी, कितने मंथ्स लग सकते हैं सर? वो भी हम जैसा बता रहे हैं, हमारे पास फैकल्टी है और हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस है, तो हम कंपेरेटिवली डेली अगर से 4 घंटे भी पढ़ाते हैं तुम्हारे को, इंशाल्लाह 4 या 5 घंटे मैक्सिमम, तो हम 5 महीने के अंदर सिलेबस कवर करा दे सकते हैं, इंक्लूडिंग एस्से टॉपिक कवर करा सकते हैं हम लोग। तो उसके ऊपर प्लान बन रहा है। हाँ, वी विल जी सर। कम्युनिकेट टू यू इन डिटेल। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। होप यू हैव एंजॉयड मेंस आंसर राइटिंग क्लास। इसके साथ साथ और भी जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है उनको बताइए, रीओरिएंटेशन क्लास एसए की होगी, जहाँ पर हम एसए के फैकल्टी को लेकर आएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए उनको, फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।